रॉबिन हुड और विल स्कारलेट। इस तरह वे धूप भरी सड़क पर यात्रा कर रहे थे, तीन ऐसे मजबूत कद के लोग जिनकी तुलना आप पूरे इंग्लैंड में शायद ही कहीं और कर सकते हैं। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो कई लोग उन्हें देखने के लिए रुक गए। उनके कंधे इतने चौड़े थे और उनकी चाल इतनी मजबूत थी। रॉबिन हुड ने लिटिल जॉन से कहा, कल जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुम सीधे एंकेस्टर क्यों नहीं गए? अगर तुमने मेरे आदेश के अनुसार काम किया होता तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते। मुझे बारिश का डर था, लिटिल जॉन ने उदास स्वर में कहा, क्योंकि वह रॉबिन द्वारा उसके साथ हुई घटना पर इतना नाराज था। बारिश! रॉबिन चिल्लाया, अचानक सड़क के बीच में रुक गया और लिटिल जॉन को आश्चर्य से देखा। क्यों, तुम महान मूर्ख! इन 3 दिनों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, न ही कोई खतरा है, न ही धरती, आकाश या पानी में खराब मौसम का कोई संकेत है। फिर भी, लिटिल जॉन ने गुर्राते हुए कहा, पवित्र संत स्विथिन ने अपने पीतल के बर्तन में आकाश का जल रखा है, और यदि वह चाहता तो उसे साफ आसमान से भी गिरा सकता था, और क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह भीग जाऊं? इस पर रॉबिन हुड जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ओह लिटिल जॉन, तुम्हारे दिमाग में क्या कमाल की बुद्धि है। तुम जैसे इंसान के खिलाफ कौन गुस्सा कर सकता है? ऐसा कहकर वे सब पुनः बाहर निकले, जैसा कि कहावत है, दाहिना पैर आगे रखकर। कुछ दूर चलने के बाद दिन गर्म था और सड़क धूल भरी थी। रॉबिन हुड को प्यास लगी, इसलिए हेजरो के ठीक पीछे बर्फ की तरह ठंडे पानी का एक फव्वारा था। वे सीढ़ी पार करके उस जगह पहुंचे जहां काई से ढके पत्थर के नीचे से पानी उबल रहा था। यहाँ घुटनों के बल बैठकर और अपनी हथेलियों से प्याले बनाकर उन्होंने जी भरकर पानी पिया, और फिर जगह ठंडी और छायादार होने के कारण उन्होंने अपने हाथ फैलाए और थोड़ी देर आराम किया। उनके सामने, बाढ़ के पार, मैदान के पार धूल भरी सड़क फैली हुई थी। उनके पीछे घास के मैदान और कोमल युवा मकई के चमकीले हरे खेत धूप में फैले हुए थे, और ऊपर बीचन के पेड़ की ठंडी, सरसराती पत्तियों की छाया फैली हुई थी। उनके नथुनों में सुखद रूप से बैंगनी बैंगनी और जंगली अजवाइन की कोमल सुगंध आ रही थी जो छोटे से फव्वारे के किनारे की ओस की नमी के भीतर उगी थी, और सुखद रूप से पानी की कोमल कलकल। सब कुछ इतना सुखद और उज्ज्वल मई के कोमल आनंद से इतना भरा हुआ था कि लंबे समय तक तीनों में से किसी ने भी बात करने की परवाह नहीं की, लेकिन प्रत्येक अपनी पीठ के बल लेटा रहा, पेड़ों की हिलती हुई पत्तियों के बीच से ऊपर चमकते आकाश को देखता रहा। अंत में रॉबिन, जिसके विचार दूसरों की तरह ऊन इकट्ठा करने में इतने व्यस्त नहीं थे और जो कभी कभी उसके चारों ओर देख रहा था, ने चुप्पी तोड़ी। सुप्रभात, उसने कहा, यह एक प्रसन्नचित पंख वाला पक्षी है, मैं अपनी प्रतिज्ञा लेता हूँ। दूसरों ने देखा कि एक युवक धीरे धीरे राजमार्ग पर चल रहा था। वह वास्तव में खुशमिजाज था, जैसा कि रॉबिन ने कहा था, और वो एक सुंदर व्यक्ति था, क्योंकि उसका दुपट्टा लाल रेशम का था और उसके मोजे भी। उसकी बगल में एक सुंदर तलवार लटक रही थी, उभरी हुई चमड़े की म्यान सोने के महीन धागों से बनी हुई थी। उसकी टोपी लाल मखमल की थी और एक चौड़ा पंख उसके एक कान के पीछे और पीछे लटक रहा था। उसके बाल लंबे और पीले थे और उसके कंधों पर घुंघराले थे, और उसके हाथ में एक गुलाब था जिसे वह कभी कभी धीरे धीरे सूंघता था। मेरे जीवन की कसम, रॉबिन हुड ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने कभी इतना सुंदर, चंचल लड़का देखा है? आर्थर ब्लैंड ने कहा, सच में, उसके कपड़े मेरी पसंद के हिसाब से बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी, उसके कंधे चौड़े हैं और उसकी कमर पतली है, और हे अच्छे गुरु, क्या आप देखते हैं कि उसकी बाहें उसके शरीर से कैसे लटक रही हैं? वे धुरी की तरह नीचे नहीं लटक रही हैं, बल्कि कोहनी पर सख्त और मुड़ी हुई हैं। मैं शपथ लेता हूँ, उन बढ़िया कपड़ों में रोटी और दूध के अंग नहीं होंगे, बल्कि सख्त जोड़ और सख्त टांगें होंगी। मुझे लगता है कि तुम सही हो, दोस्त आर्थर, लिटिल जॉन ने कहा। मैं वास्तव में सोचता हूँ कि तुम कोई ऐसा बहादुर नहीं हो जैसा कि कोई उसे समझ रहा होगा। रॉबिन हुड ने कहा, ऐसे आदमी को देखकर मेरे मुंह में एक बुरा स्वाद आ जाता है। देखो, वो उस सुंदर फूल को अपने अंगूठे और उंगली के बीच कैसे पकड़े हुए है, जैसे वह कह रहा हो, अच्छा गुलाब,
मैं तुम्हें इतना बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गंध सहन कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों गलत हो, और सच में मेरा मानना है कि अगर कोई गुस्सैल चूहा उसके रास्ते में आ जाए तो वह चिल्लाएगा, ला या अला के दे, और तुरंत बेहोश हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन हो सकता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो किसी महान सरदार का बेटा होगा, लिटिल जॉन ने उत्तर दिया, जिसके बटुए में अच्छे और सच्चे लोगों का पैसा भरा होगा। हाँ, शादी करो, ये सच है, मुझे कोई संदेह नहीं है, रॉबिन ने कहा। ये कितनी दुखद बात है कि ऐसे लोग, जो विदेश में केवल शानदार कपड़े पहनकर जाने के बारे में सोचते हैं, उनके पास अच्छे साथी हैं, जिनके जूते बांधने के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं, जो उनके इशारे पर नाच रहे हैं। सेंट डंस्टन, सेंट अल्फ्रेड, सेंट विथोल्ड और सैक्सन कैलेंडर के सभी अच्छे लोगों की कसम, मुझे ये देखकर गुस्सा आता है कि समुद्र के पार से ऐसे खुशमिजाज लोग अच्छे सैक्सन लोगों की गर्दन पर पैर रख रहे हैं, जो इस भूमि के मालिक थे जब उनके परदादाओं ने कभी मांस चबाया भी नहीं था। स्वर्ग की कृपा से मैं उनसे उनकी गलत कमाई वापस लूंगा, भले ही इसके लिए मुझे शेरवुड के एक जंगल के पेड़ की तरह भी फांसी क्यों न देनी पड़े। क्यों, अब क्या हुआ, मास्टर, लिटिल जॉन ने कहा, ये कैसी गर्मी है। आपने अपना बर्तन उबालने के लिए रख दिया है, और शायद पकाने के लिए बेकन नहीं है। मुझे लगता है कि उस आदमी के बाल नॉर्मन के बालों के लिए हल्के हैं। वह एक अच्छा आदमी हो सकता है, और जो कुछ भी तुम जानते हो उसके लिए सच्चा हो। नहीं, रॉबिन ने कहा, मेरे सिर पर शीशे का एक सिक्का लगा है, वो वही है जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए तुम दोनों यहीं लेटे रहो, मैं कहता हूँ, जब तक मैं तुम्हें नहीं दिखा देता कि मैं इस आदमी को कैसे पीटता हूँ। इतना कहते हुए रॉबिन हुड बीच के पेड़ की छाया से आगे बढ़ा, सीढ़ी पार की, और सड़क के बीच में अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर अजनबी के रास्ते में खड़ा हो गया। इस बीच अजनबी, जो इतनी धीमी गति से चल रहा था कि यह सारी बातचीत उस जगह के सामने आने से पहले ही हो चुकी थी, न तो अपनी गति बढ़ा पाया और न ही उसे लगा कि रॉबिन हुड जैसा कोई आदमी दुनिया में है। इसलिए रॉबिन सड़क के बीच में खड़ा होकर इंतजार करने लगा, जबकि दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, अपने गुलाब को सूंघता रहा, इधर उधर देखता रहा, और हर जगह सिवाय रॉबिन के। रुको, रॉबिन चिल्लाया, जब आखिरकार दूसरा उसके पास आ गया। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो। मैं क्यों रुकूं, अच्छे साथी, अजनबी ने नर्म और कोमल आवाज में कहा, और मैं जहां हूं वहां क्यों खड़ा रहूं। फिर भी, जैसा कि तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, ताकि मैं सुन सकूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो, रॉबिन ने कहा, जैसा कि तुम मेरे कहे अनुसार करते हो और मुझे इतनी नरमी से बोलते हो, मैं भी तुम्हारे साथ पूरी विनम्रता से पेश आऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्यारे दोस्त, कि मैं, मानो, संत विल्फ्रेड के मंदिर का भक्त हूँ, जिसने, तुम्हें पता होगा, विधर्मियों से उनका सारा सोना छीन लिया और उसे पिघलाकर मोमबत्ती के डंडे बना दिए। इसलिए, यहाँ आने वाले लोगों पर मैं एक निश्चित टोल लगाता हूँ, जिसका उपयोग मैं मोमबत्ती के डंडे बनाने के बजाय किसी बेहतर उद्देश्य के लिए करता हूँ। इसलिए, प्यारे चक, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पस मुझे दे दो, ताकि मैं उसमें देख सकूं और अपनी कमज़ोर शक्तियों के अनुसार ये तय कर सकूं कि तुम्हारे पास हमारे कानून द्वारा तय की गई सीमा से ज़्यादा धन है या नहीं। क्योंकि, जैसा कि हमारे अच्छे गैफर स्वेंथोल्ड कहते हैं, जो ज़्यादा जीने से मोटा हो जाता है, उसे खून ज़रूर खोना पड़ता है। इस पूरे समय वो युवक अपने अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़े हुए गुलाब को सूंघता रहा। नहीं, रॉबिन हुड के बोलने पर उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है, तुम सुंदर आदमी हो, और अगर, शायद, तुम्हारा बोलना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि खत्म कर दो। मेरे पास अभी थोड़ा समय है। मैंने सब कुछ कह दिया है, रॉबिन ने कहा, और अब, अगर तुम मुझे अपना पस दोगे, तो मैं तुम्हें बिना किसी रोक टोक के जाने दूंगा, जैसे ही मैं देख लूंगा कि उसमें क्या है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा ही है तो मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। हाय, मुझे बहुत दुख है, दूसरे ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे जाने दो,
मैं विनती करता हूँ। मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है। नहीं, तुम तब तक नहीं जाओगी, रॉबिन ने कहा, जब तक तुम मुझे अपना पास नहीं दिखाओगी। अच्छे मित्र, दूसरे ने धीरे से कहा, मुझे कहीं और काम है। मैंने तुम्हें बहुत समय दिया है और तुम्हारी बातें धैर्यपूर्वक सुनी हैं। कृपया मुझे शांति से विदा होने दो। मैंने तुमसे कहा है, दोस्त, रॉबिन ने सख्ती से कहा, और अब मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि जब तक तुम मेरे कहे अनुसार काम नहीं करोगे, तब तक तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। ये कहते हुए उसने धमकी भरे अंदाज में अपना क्वार्टरस्टाफ अपने सिर के ऊपर उठाया। हाय, अजनबी ने दुखी होकर कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यह घटना घटेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें मार न डालूं, बेचारे। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। अपना हथियार रख लो, रॉबिन ने कहा। मैं तुमसे कोई फायदा नहीं लेना चाहता। तुम्हारी तलवार मेरी जैसी ओक की लकड़ी के सामने टिक नहीं सकती। मैं इसे जौ के भूसे की तरह तोड़ सकता हूँ। वहाँ सड़क के किनारे एक अच्छा ओक का जंगल है, वहाँ से एक डंडा ले लो और अपना बचाव करो, अगर तुम अच्छी तरह से पिटाई का स्वाद लेना चाहते हो। पहले अजनबी ने अपनी आंखों से रॉबिन को नापा और फिर उसने ओक के डंडे को नापा। तुम सही कह रहे हो, अच्छे दोस्त, उसने तुरंत कहा, सच में, मेरी तलवार तुम्हारी लाठी के सामने कुछ भी नहीं है। जब तक मैं अपने लिए डंडा नहीं ले लेता, तब तक तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। ये कहते हुए उसने गुलाब को एक तरफ फेंक दिया जिसे वह अब तक पकड़े हुए था, अपनी तलवार को म्यान में वापस डाला और जितना उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, उससे भी अधिक तेजी से सड़क के किनारे कदम रखा जहां रॉबिन ने बताया था कि जमीन पर ओक के छोटे छोटे पेड़ उगे हुए थे। उनमें से चुनते हुए उसने तुरंत अपनी पसंद का एक पौधा ढूंढ लिया। उसने उसे काटा नहीं, बल्कि अपनी आस्तीन को थोड़ा ऊपर करके उसे पकड़ लिया, अपनी एड़ी को जमीन पर टिकाया और एक जोरदार झटके से उस छोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। फिर वह वापस आया, अपनी तलवार से जड़ों और कोमल तनों को चुपचाप काटता हुआ, मानो उसने कुछ भी करने की जरूरत नहीं समझी हो। लिटिल जॉन और टान्ना ये सब देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अजनबी को पौधे को जमीन से ऊपर खींचते देखा और उसकी जड़ों के टूटने की आवाज सुनी, तो टान्ना ने अपने होठों को भींच लिया और एक लंबी अंदर की सीटी के रूप में सांस ली। मेरे शरीर की सांस की कसम, लिटिल जॉन ने कहा, जैसे ही वह उनके आश्चर्य से अपनी बुद्धि इकट्ठा कर सकता था। क्या तुमने देखा, आथा? मैरी, मुझे लगता है कि हमारे गरीब मालिक को उस आदमी के साथ एक बुरा मौका मिलेगा। हमारी लेडी की कसम, उसने उस हरे पेड़ को जौ के भूसे की तरह उखाड़ दिया। रॉबिन हुड ने जो भी सोचा, वह अपनी बात पर अड़ा रहा, और अब वह और लाल कपड़े पहने अजनबी आमने सामने खड़े थे। रॉबिन हुड ने उस दिन एक मध्य देशी योद्धा के रूप में अपनी स्थिति को अच्छी तरह से बनाए रखा। इस तरह से और उस तरह से वे रॉबिन के कौशल के साथ अजनबी की ताकत के खिलाफ लड़े। सड़क की धूल उनके चारों ओर एक बादल की तरह उठी, जिससे कई बार लिटिल जॉन और टैनर कुछ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन केवल एक दूसरे के खिलाफ डंडों की खड़खड़ाहट सुन सकते थे। रॉबिन हुड ने अजनबी पर 3 बार वार किया, एक बार हाथ पर और 2 बार पसलियों पर, और फिर भी उसने दूसरे के सभी वारों को रोक दिया, जिनमें से केवल एक, अगर अपने निशाने पर लगता, तो मजबूत रॉबिन को पहले से कहीं ज्यादा धूल में गिरा देता। अंत में अजनबी ने रॉबिन की लाठी को बीच में इतनी अच्छी तरह से मारा कि वह मुश्किल से अपने हाथ में अपनी लाठी पकड़ पा रहा था। फिर से उसने वार किया और रॉबिन वार के नीचे झुक गया। तीसरी बार उसने वार किया और अब न केवल रॉबिन के गार्ड को काफी हद तक हरा दिया, बल्कि उसे इतनी जोर से पटक दिया कि वह धूल भरी सड़क पर गिर गया। रुको, रॉबिन हुड चिल्लाया जब उसने अजनबी को एक बार फिर अपनी छड़ी उठाते देखा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। रुको, लिटिल जॉन चिल्लाया, अपने कवर से बाहर निकलकर, टैना उसके पीछे पीछे। रुको, छोड़ दो, मैं कहता हूँ। नहीं, अजनबी ने शांति से उत्तर दिया, यदि आप में से 2 और हों, और प्रत्येक इस अच्छे व्यक्ति की तरह मजबूत हो, तो मेरे हाथ पूरे भर जाएंगे। फिर भी आइए और मैं आप सभी की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रुको, रॉबिन हुड चिल्लाया, हम अब और नहीं लड़ेंगे।
मैं अपनी कसम खाता हूँ, ये तुम्हारे और मेरे लिए एक बुरा दिन है, लिटिल जॉन। मुझे सच में विश्वास है कि मेरी कलाई और मेरी एक भुजा उस प्रहार के कारण लकवाग्रस्त हो गई है जो इस अजनबी ने मुझे मारा था। फिर लिटिल जॉन रॉबिन हुड की ओर मुड़ा। क्यों, अब क्या हुआ, अच्छे मालिक, उसने कहा। अफसोस, तुम बुरी स्थिति में हो। मैरी, तुम्हारी जैकेट सड़क की धूल से पूरी तरह से सना हुआ है। मुझे उठने में तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हारी मदद पर विपत्ति आ गई। रॉबिन ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, अच्छे साथी। नहीं, लेकिन कम से कम मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे कोट की धूल झाड़ने दो। मुझे डर है कि तुम्हारी बेचारी हड्डियां बहुत दुख रही होंगी, लिटिल जॉन ने गंभीरता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। मैं कहता हूँ, छोड़ दो, रॉबिन ने गुस्से में कहा। तुम्हारी मदद के बिना ही मेरा कोट पहले ही काफी साफ हो चुका है। फिर अजनबी की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छे साथी? मेरा नाम गैम्वेल है, दूसरे ने उत्तर दिया। हाँ, रॉबिन चिल्लाया, क्या ये सच है? मेरे पास उस नाम का एक करीबी रिश्तेदार है। तुम कहाँ से आए हो, सुंदर दोस्त? मैं मैक्सफील्ड टाउन से आया हूँ, अजनबी ने उत्तर दिया। मैं वहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ, और वहीं से मैं अपनी माँ के छोटे भाई को ढूंढने आया हूँ, जिसे लोग रॉबिन हुड कहते हैं। इसलिए अगर तुम मुझे निर्देश दे सको तो। हाँ, विल गैम्वेल, रॉबिन ने चिल्लाते हुए, दोनों हाथों को दूसरे के कंधों पर रखते हुए और उसे दूर रखते हुए कहा। निश्चित रूप से, यह कोई और नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी उस सुंदर युवती की तरह की मुद्रा से पहचान सकता था, उस सुंदर, नखरे वाली चाल से। क्या तुम मुझे नहीं जानते, बेटा? मुझे अच्छी तरह देखो, अब, मेरे शरीर की सांस की कसम। दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अपने दिल से विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे अपने चाचा रॉबिन हो। नहीं, ये सच है। और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों पर चुंबन लिया। फिर एक बार रॉबिन ने अपने रिश्तेदार को दूर से पकड़ लिया और उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखा। क्यों, अब कैसे, उसने कहा, यहाँ क्या बदलाव आया है? वास्तव में, कुछ 8 या 10 साल पहले मैंने तुम्हें एक नन्हा मुन्ना लड़का छोड़ा था, जिसके जोड़ बहुत अच्छे थे और अंग खराब लटके हुए थे, और देखो, तुम यहाँ हो, जितना मैंने कभी देखा था, उतना ही मजबूत आदमी। क्या तुम्हें याद नहीं है, लड़के, कैसे मैंने तुम्हें अपनी उंगलियों के बीच से हंस के पंख को काटने और अपने धनुष को स्थिर रूप से फेंकने का सही तरीका दिखाया था? तुम एक बेहतरीन तीरंदाज होने का वादा करते हो, और क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कैसे डंडे से बचाव करना और बचाव करना सिखाया था? हाँ, युवा गैम्वेल ने कहा, और मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता था, और तुम्हें सभी अन्य लोगों से ऊपर समझता था, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मुझे पता होता कि तुम कौन हो, तो मैं आज तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने का साहस कभी नहीं करता। मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं, नहीं, रॉबिन ने जल्दबाजी में कहा, और लिटिल जॉन की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसके बारे में और कुछ मत कहना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। फिर भी मैं कहूँगा, बेटा, कि मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर कभी ऐसा झटका नहीं लगेगा जैसा तुमने मुझे दिया। लेडी, मेरी बाँह नाखून से कोहनी तक झुनझुनी कर रही है। सच में, मुझे लगा कि मैं जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम सबसे शक्तिशाली आदमी हो जिसे मैंने कभी देखा है। मैं अपनी कसम खाता हूँ, जब मैंने तुम्हें उस हरे पेड़ को उखाड़ते हुए देखा तो मेरा पेट कांप उठा था। लेकिन मुझे बताओ, तुम सर एडवर्ड और अपनी माँ को कैसे छोड़ आए? हाय, युवा गैम्वेल ने उत्तर दिया, चाचा, यह एक बुरी कहानी है जो मुझे आपको बतानी पड़ रही है। मेरे पिता का प्रबंधक, जो बूढ़े जाइल्स क्रुकलेग की मृत्यु के बाद हमारे पास आया था, हमेशा एक शरारती नौकर था, और मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने उसे क्यों रखा, सिवाय इसके कि वो बहुत समझदारी से देखरेख करता था। उससे मेरे पिता से इतनी बेबाकी से बात करते हुए सुनना मुझे बहुत बुरा लगता था, जो, तुम जानते हो, अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा एक धैर्यवान व्यक्ति थे, और क्रोध और कठोर शब्दों से धीमे थे।
खैर, एक दिन और वह शरारती आदमी के लिए एक बुरा दिन था। उसने मेरे पिता को डांटना चाहा, मैं पास खड़ा था। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छे चाचा, इसलिए आगे बढ़कर मैंने उसे एक मुक्का मारा और क्या तुम विश्वास करोगे, वह आदमी तुरंत मर गया। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी है या ऐसा ही कुछ। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें खोजने और कानून से बचने के लिए भेज दिया। मैं अपने रास्ते पर था जब तुमने मुझे देखा और मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मेरे दिल के विश्वास के अनुसार, रॉबिनहुड ने कहा, कानून से बचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तुमने इसे सबसे आसानी से लिया है जो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। क्या पूरी दुनिया में किसी ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने किसी व्यक्ति की हत्या की हो और उसके कारण बच रहा हो, एक सुंदर दरबारी युवती की तरह राजमार्ग पर लड़खड़ाता हुआ और इस दौरान गुलाब को सूंघता हुआ? नहीं, चाचा, विल गैम्वेल ने उत्तर दिया। पुरानी कहावत के अनुसार, जल्दबाजी में कभी भी अच्छा मक्खन नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा, मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि मेरे शरीर की इस अत्यधिक शक्ति ने मेरी एड़ियों की फुर्ती को खत्म कर दिया है। आपने अभी अभी मुझे 3 बार मारा है और मैंने आपको एक बार भी नहीं मारा, सिवाय इसके कि मैंने अपनी शक्ति से आपको दबा दिया हो। नहीं, रॉबिन ने कहा, इस विषय पर हम और कुछ नहीं कहेंगे। विल, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और तुम मेरे खुशमिजाज साथियों की टोली में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा जोड़ोगे। लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ वारंट जल्द ही जारी होने वाले हैं। इसलिए तुम्हारे आकर्षक कपड़ों के कारण अब से और हमेशा के लिए तुम्हें विल स्कारलेट कहा जाएगा। विल स्कारलेट, लिटिल जॉन ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपनी बड़ी हथेली को आगे बढ़ाया, जिसे दूसरे ने पकड़ लिया। विल स्कारलेट, ये नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मुझे तुम्हारा हमारे बीच स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम लिटिल जॉन है और यह एक नया सदस्य है जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ा है, आर्थर ब्लैंड नाम का एक मोटा चर्मकार। विल, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि देश के बारे में कई मज़ेदार गीत गाए जाएंगे और शेरवुड में कई मज़ेदार कहानियां सुनाई जाएंगी कि कैसे रॉबिनहुड ने लिटिल जॉन और आर्थर ब्लैंड को क्वार्टर स्टाफ का सही तरीके से उपयोग करना सिखाया, इसी तरह जैसे कि हमारे अच्छे मालिक ने केक का इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया कि वह उसे खाकर दम घुटने लगा। नहीं, अच्छा लिटिल जॉन, रॉबिन ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे इस तरह का मजाक सुनना पसंद नहीं था। हम इस छोटी सी बात पर क्यों बात करें? कृपया आज की बातें हम आपस में ही रखें। पूरे दिल से, लिटिल जॉन ने कहा। लेकिन, अच्छे मालिक, मैंने सोचा कि आपको एक मज़ेदार कहानी पसंद है, क्योंकि आपने कई बार मेरे जोड़ों पर चर्बी बढ़ने के बारे में मजाक किया है, जो शेरिफ के साथ रहने से मांस जमा हो गया है। नहीं, अच्छे लिटिल जॉन, रॉबिन ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि मैंने इस विषय पर काफ़ी कुछ कह दिया है। यह अच्छी बात है, लिटिल जॉन ने कहा, क्योंकि सच में मैं खुद भी इससे कुछ हद तक थक चुका हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है, तुम भी कल रात की धमकी देने वाली बारिश का मजाक उड़ाने के मूड में लग रहे थे, इसलिए। नहीं, तो फिर, रॉबिनहुड ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं गलत था। मुझे अब याद आया कि ऐसा लग रहा था कि बारिश का खतरा है। सचमुच, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लिटिल जॉन ने कहा, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम सोचते हो कि ऐसे तूफानी मौसम में बाहर निकलने के बजाय ब्लू बॉल इन में पूरी रात रुकना मेरे लिए बुद्धिमानी थी, है न? तुम्हारे और तुम्हारे कामों के कारण यह विपत्ति है, रॉबिनहुड चिल्लाया। अगर तुम ऐसा चाहते हो, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ रहो। एक बार फिर, सब ठीक है, लिटिल जॉन ने कहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आज अंधा हो गया हूँ। मैंने तुम्हें पीटते हुए नहीं देखा, मैंने तुम्हें धूल में सिर के बल गिरते हुए नहीं देखा, और अगर कोई कहता है कि तुम थे, तो मैं स्पष्ट विवेक के साथ उसकी झूठी जीभ को उसके दांतों के बीच में खड़खड़ा सकता हूँ। आओ, रॉबिन ने अपने निचले होंठ को काटते हुए चिल्लाया, जबकि बाकी लोग हंसना बंद नहीं कर सके। हम आज आगे नहीं जाएंगे, बल्कि शेरवुड लौट जाएंगे, और तुम एक बार फिर एंकेस्टर जाओगे, लिटिल जॉन। रॉबिन ने कहा, क्योंकि अब उसकी हड्डियां दुख रही थीं, उसे लगा कि लंबी यात्रा उसके लिए बुरी बात होगी।
इसलिए पीठ फेरकर वे वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जहां से आए थे।